Hello kids, this is me Sadaf Sayyadra, a representative from Evershine coaching classes, presenting before you heredity and evolution. So beginning with, what do you mean by heredity? So kids, heredity means passing of genes from parent to their offsprings. अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, हेरिडिटी को प्रूफ करने के लिए, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड एज ग्रेगर जॉन मेंडल who performed an experiment in 1856 using pea plant. तो pea plant को यूज़ करते हुए, उसके कैरेक्टर्स को समझते हुए ग्रेगर मेंडल ने क्या किया था, उसने अपना जो डेफिनेशन है हेरिडिटी का उसे प्रूव किया था. So now we shall study about the contributions that Mendel made into genetics, as well as we will study how he studied these traits and how he performed the experiment on pea plant regarding heredity. So now let's continue. सो किड्स, बिफोर स्टडिंग द एक्सपेरिमेंट हमें ये पता होना चाहिए कि वो एक्सपेरिमेंट किस बेसिस पे किया गया था. तो वो एक्सपेरिमेंट बेसिकली अलग अलग कैरेक्टर्स लिया गया था पी प्लांट के, कि अगर वो राउंड है या फिर वो टॉल है या फिर वो येलो है या वो ग्रीन है या उसका सीड कलर क्या है या उसका सीड कोट क्या है, ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स लिया गया था और उस कैरेक्टर्स को क्रॉस किया गया था और फिर उसके रिजल्ट्स को स्टडी किया गया था. तो अब जब हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे उससे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होना चाहिए, वो सारे ट्रेड्स पता होना चाहिए. So before we study the Mendel's main experiment, there are some things which has to be pre-known before we jump onto the main experiment. So let's study some key terms. The first one is dominant and recessive. Now what do you mean by dominant? हमें पता है कि dominant लोग कैसे होते हैं, वो लोग हर जगह अपना हुक्म चलाते हैं. Okay, they always want things to be done in their way. तो यहाँ पर भी dominant का मतलब वही होता है. dominant allele का मतलब है, यानी अगर एक जीन है, सपोज अगर मैं ले रही हूँ जीन फॉर हाइट, तो जीन फॉर हाइट के दो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं. हाइट की क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वो शॉर्ट हो सकता है या तो वो टॉल हो सकता है. इन दो पॉसिबिलिटीज़ को हम कहते हैं अलील्स. एन ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज़ नोन एज अलील, यानी जीन के दो कैरेक्टर को हम कहते हैं अलील. हाइट के दो कैरेक्टर्स क्या है, टॉल एंड शॉर्ट. तो ये टॉल एंड शॉर्ट दो अलील्स हो गए. अब उसमें से एक अलील डोमिनेंट होता है और दूसरा अलील रिसेसिव होता है. डोमिनेंट अगर लेट्स सपोज हम देखते हैं कि टॉल वाला डोमिनेंट है तो शॉर्ट वाला रिसेसिव हो जाता है. ऐसे केस के अंदर डोमिनेंट अलील हमेशा उभर के आता है. हमेशा यू विल गेट द रिजल्ट्स ऑफ द डोमिनेंट अलील, वेयर एज द रिजल्ट फॉर द रिसेसिव अलील इज़ ऑलवेज सप्रेस्ड. तो जैसे कि होता है ना, जो कमज़ोर होता है उसकी बात आगे नहीं बढ़ती, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकता, वैसा सेम रिसेसिव अलील के साथ होता है. सो दिस इज़ व्हाट यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील्स. ओके, सो अब डोमिनेंट अलील को हम लोग हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव अलील को हम लोग हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. डोमिनेंट अलील तब माना जाता है जब भी कोई कैरेक्टर उभर कर आता है, तब वो अलील डोमिनेंट हो जाता है. ऐसे कैरेक्टर को हम लोग कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके रिप्रेजेंट करते हैं. Then next we have homozygous versus heterozygous. So what do you mean by homozygous? Homozygous का मतलब है जब टू सिमिलर अलील्स होते हैं हम उसे homozygous कहते हैं. Like for example, अगर एक ऐसा अलील है जिसके पास दोनों कैपिटल Y है या दोनों कैपिटल T है या दोनों शॉर्ट T है या दोनों कैपिटल T है, तो ऐसे सेम अल्फ़ाबेट्स को हम कहते हैं homozygous. होमो का मतलब होता है सेम, सो दे हैव दी सेम टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट. हेट्रोजाइगस का मतलब है कि ऑल्टरनेट अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, या तो एक कैपिटल रहेगा और एक शॉर्ट रहेगा. यहाँ पर हेट्रोजाइगस के केस के अंदर क्योंकि हमारे पास एक कैपिटल अल्फ़ाबेट हमेशा होता है, इसीलिए वो ट्रेट हमेशा डोमिनेंट ही रहेगा. सो अ कंप्लीट रिसेसिव जीन, इसका मतलब अगर पूरा ही शॉर्ट अल्फ़ाबेट्स में लिखा गया है, एक जीन को एक्सप्रेस किया गया है, दोनों ही अल्फ़ाबेट्स शॉर्ट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो होमोजाइगस है. अगर दोनों ही अल्फ़ाबेट्स कैपिटल है तो भी वो होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों अल्फ़ाबेट्स, दोनों अलील्स एक तरह के ही है. तो ऐसे पेयर को हम होमोजाइगस कहते हैं. हेट्रोजाइगस का मतलब होता है कि उसके पास एक कैपिटल होगा और एक शॉर्ट होगा. ये केस के अंदर भी जो जीन एक्सप्रेस होगा वो हमेशा डोमिनेंट अलील की तरफ से ही एक्सप्रेस होगा. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि दो शॉर्ट टी है, सो लेट्स से टी इज़ रिप्रेजेंटेशन फॉर हाइट. अब अगर दोनों शॉर्ट टी है, स्मॉल लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, दोनों स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, सो वी नो दैट इट विल बी शॉर्ट. अगर दोनों कैपिटल टी है
तो वी नो दैट इट विल बी टॉल। लेकिन अगर एक कैपिटल टी है और अगर एक शॉर्ट टी है, जैसे कि एक हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है, उसके अंदर भी जो जीन एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट ही होगा। दैट इज़ वाई हेट्रोजाइगस केस के अंदर भी द जीन एक्सप्रेस विल बी टॉल। Next, we shall study the few traits that Mendel have put forward regarding the pea plant. So, these are a few traits on your screen which have been discussed by Mendel. So, इन दोनों के अंदर एक डोमिनेंट ट्रेट और एक रिसेसिव ट्रेट बताया गया है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं सीड कलर का, तो सीड कलर के अंदर डोमिनेंट कौन सा ट्रेट होता है? येलो, यानी ये वाला ट्रेट उभर कर आता है। और रिसेसिव कौन सा ट्रेट होता है? ग्रीन। सो सीड कलर के अंदर देर इज़ वन डोमिनेंट ट्रेट एंड देर इज़ वन रिसेसिव ट्रेट। हमेशा जब भी आप रिप्रेजेंटेशन बताएंगे तो वो डोमिनेंट ट्रेट के हिसाब से ही बताया जाएगा। अ डोमिनेंट ट्रेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल येलो और अ कैपिटल वाई, एंड अ रिसेसिव ट्रेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल वाई. In a similar way, you have different kind of traits. So you have almost about 7 traits that have been put forward by Mendel regarding the pea plant. तो pea plant के लिए कुछ ऐसे 7 traits दिए गए थे जिसके अंदर एक dominant फीचर होता है और एक रिसेसिव फीचर होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर पॉड कलर देखा जाए, अगर पॉड कलर ग्रीन है इसका मतलब डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस हुआ है, अगर येलो है तो रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस हुआ है. नाउ व्हाट डिड मेंडल डू? मेंडल ने क्या किया, आगे यही सारे ट्रेड्स को इंटर क्रॉस किया. ऐसे अलग अलग ट्रेड्स के अलग अलग कैरेक्टर्स के पी प्लांट्स को लेकर इन दोनों के बीच में ब्रीडिंग करवाया, इंटरब्रीड करवाया अलग अलग ट्रेड्स को, और फिर जो उसको रिजल्ट्स मिले उसने उस पर अलग से एक स्टडी किया. So we shall now see the intercross, how he chose the character, how he chose the trait and how he intercrossed them. So the first intercross was between a homozygous tall and a homozygous short, यानी 2 कैपिटल टी और 2 छोटे टी के बीच में. ऐसे को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड F1 जनरेशन. मोनोहाइब्रिड का मतलब है एक ही कैरेक्टर यूज़ हुआ है. एक कौन सा कैरेक्टर है? हाइट का कैरेक्टर है, तो एक ही कैरेक्टर यूज़ हुआ है. दूसरा F1 जनरेशन, यानी जो फर्स्ट प्रोजेनी मिलती है इंटरक्रॉस करने के बाद जो पहली प्रोजेनी मिलती है उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन. ठीक है, तो जब उसने क्रॉस किया तो उसने कैपिटल टी और शॉर्ट टी को साथ में इंटरक्रॉस करवाया, यानी अ होमोजाइगस शॉर्ट, क्योंकि दोनों के अल्फ़ाबेट सेम है, स्मॉल टी, इसीलिए जो कैरेक्टर रहेगा वो रिसेसिव रहेगा. सो द जीन एक्सप्रेस विल बी ऑफ द शॉर्ट जीन. And then he used homozygous dominant feature for the height, that is tall. तो उसने 2 कैपिटल टी लिया और 2 कैपिटल टी और 2 शॉर्ट टी के बीच में उसने इंटरक्रॉस करवाया. द रिजल्ट्स वर जब भी हम लोग 2 होमोजाइगस, एक टॉल एक शॉर्ट, 2 होमोजाइगस टॉल या 2 होमोजाइगस शॉर्ट ऐसे को ब्रीड करवाते हैं, तभी हमेशा हमें एक हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलता है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब है जहाँ पर एक कैपिटल अल्फ़ाबेट होगा और एक शॉर्ट अल्फ़ाबेट होगा, उसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस. तो सारे हेट्रोजाइगस ही है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला अगर एक भी कैपिटल रहा इसका मतलब एक इंसान भी डोमिनेंट रहा, एक अलील भी डोमिनेंट रहा. ऐसे केस में हमेशा वो डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट अलील ही एक्सप्रेस होगा. दैट इज़ वाई इवन इफ दिस वाज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, दे हैड अ स्मॉल जीन, दे हैड अ स्मॉल अलील, दे हैड अ अलील फॉर शॉर्ट हाइट, बट स्टिल क्योंकि एक कैपिटल टी होने के वजह से दे ऑल वर टॉल. सो द डोमिनेंट जीन इज ऑलवेज सुप्रीम एंड इज ऑलवेज known to be expressed. Then next what he did the monohybrid cross of F1 generation for the F2 generation. सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ तो उसने अब सेम ट्रेट लिया और उसके अंदर F2 जनरेशन, यानी अब जो उसको पहले F1 जनरेशन से जो आउटकम्स मिले थे दैट वाज अ हेट्रोजाइगस आउटकम्स, अब इन्होंने यही हेट्रोजाइगस कंडीशन को वापस इंटरब्रीड करवाया. दिस इज़ नोन एज F2 जनरेशन. अगेन सिंपली इट मीन्स दैट उसने एक कैपिटल टी एक शॉर्ट टी लिया और एक कैपिटल टी एक शॉर्ट टी लिया, और इन दोनों को, ये दोनों प्लांट्स को, ऐसे 2 हेट्रोजाइगस प्लांट्स को उसने वापस इंटरब्रीड करवाया. द फर्स्ट रिजल्ट वॉज कैपिटल टी विच मीन द प्लांट वॉज टॉल. दोनों टी डोमिनेंट है, दोनों अलील्स डोमिनेंट है, इसलिए द रिजल्ट वॉज फॉर टॉल.
सेकेंड वॉज अ कैपिटल टी एंड अ शॉर्ट टी, यानी वापस एक हेट्रोजाइगस कंडीशन आया है, लेकिन क्योंकि एक कैपिटल एलील प्रेजेंट है, अगेन द आउटकम वॉज टॉल। वापस एक हेट्रोजाइगस कंडीशन आया है कैपिटल टी और स्मॉल टी का, सो अगेन द पॉसिबिलिटी वॉज ऑफ टॉल। लास्टली उनको दो रिसेसिव कैरेक्टर्स मिले। अभी इसके अंदर एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, डोमिनेंट अलील नहीं है, कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट नहीं है, तो अब ऐसा केस के अंदर ये हो जाता है एक रिसेसिव अलील, और दोनों रिसेसिव अलील विल ऑलवेज शो themselves, will always express themselves, इसीलिए ये कैरेक्टर हो जाता है शॉर्ट। तो द रेशियो इज 3:1। दिस इज ऑल्सो नोन एज द फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, तो जैसा आप लोग ने देखा कि इट इज़ 3:1। फिनोटिपिक का मतलब है कि ये लोग कैसे दिखते हैं, इनका फिजिकल मेकअप कैसा है। तो हम लोग को पता है कि 3 टॉल है और एक शॉर्ट है, तो इनका फिजिकल मेकअप 3 टॉल का है और एक शॉर्ट का है। तो दैट इज़ वाई द रेशियो इज़ 3:1। ऐसे रेशियो को हम फिनोटिपिक रेशियो भी बोलते हैं। दूसरा इनका जीनोटिपिक रेशियो, यानी इनके जीन्स कैसे दिख रहे हैं। इनके जीन्स दिख रहे हैं 1:2:1 के 1:2:1 के रेशियो में। अब वो कैसे, जब आपने फर्स्ट वाला बॉक्स देखा है तो आपको दिखा है कि 2 कैपिटल टी है, तो यानी एक ही, दो ऐसा सेट सिर्फ एक ही है, 2 कैपिटल टी का सेट हमारे पास एक ही है, सो 1। फिर एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है कैपिटल टी और स्मॉल टी का, ऐसे भी हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, तो 2। और फिर लास्ट हमारे पास शॉर्ट टी और शॉर्ट टी, यानी एक होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, यानी दोनों ही शॉर्ट अल्फ़ाबेट्स है। तो इसका मतलब इनका रेशियो हो जाता है 1:2:1। दिस बिकम्स देयर जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो था 3:1, तीनों टॉल थे और एक शॉर्ट था, और जीनोटिपिक रेशियो हो जाता है 1:2:1। तो फर्स्ट ब्लॉक को देखिए आपको 1 मिल जाएगा, देन डायगनल्स में 2 बॉक्स देखेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, और लास्ट वाला ब्लॉक देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 1। सो 1:2:1। दिस इज़ द रेशियो फॉर F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। F2 का मतलब है कि F1 के बाद जो जनरेशन आई उसको हम कहेंगे F2। मोनोहाइब्रिड इसलिए क्योंकि एक सिंगल ट्रेट ही यूज़ किया गया, दैट इज़ द ट्रेट फॉर हाइट। सो दिस इज़ अगेन अ इलस्ट्रेशन फॉर F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि कैसे जब 2 हेट्रोजाइगस इंटरक्रॉस करते हैं, 2 हेट्रोजाइगस इंटरक्रॉस करते हैं तो हमें जब पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं तो 3 एक जैसे होते हैं लेकिन एक अलग सा होता है। वैसे यहाँ पर भी 3 येलो पीस मिले हैं और एक ग्रीन कलर का पी मिला है, तो यहाँ पर भी इनका रेशियो फिनोटिपिक रेशियो हो जाता है 3:1, यानी 3 येलो एंड 1 इज़ ग्रीन। ऐसा तभी होता है जब 2 हेट्रोजाइगस यानी एक कैपिटल एक शॉर्ट, ऐसे 2 प्लांट्स या ऐसे 2 ट्रेड्स, 2 जीन्स अपने आप में इंटरक्रॉस करते हैं। हियर इट इज सीन हाउ इट इज डन। तो इन्होंने भी सेम हेट्रोजाइगस कंडीशन लिया, एक कैपिटल वाई एक शॉर्ट वाई। जब इन्होंने ये सेम चीज़ किया तो द पॉसिबल आउटकम्स वर कि 3 येलो मिले हैं और लास्ट वन यू कैन ऑल गेस वंस एग्जैक्टली, और लास्ट वाला जो था वो ग्रीन, यानी जो लास्ट वाला था वो एक रिसेसिव कैरेक्टर था। Now Mendel got the possible outcomes. He have studied the traits as well, but he did not wanted to stop here. He wanted to see further. He wanted to discover something more into it. So now what he did, अब इसको और आगे कुछ करना था। He was like ठीक है, मुझे इतना तो मिल गया लेकिन मुझे आगे देखना है कि ये एक ट्रेट मैंने यूज़ किया तो मुझे ये सारे आउटकम्स मिले। अब मुझे देखना है जब मैं इसे 2 ट्रेट्स यूज़ करूँगा तब मुझे क्या आउटकम्स मिलता है। तो उसने अगेन पी प्लांट को स्टडी किया और फिर उसमें से सबसे पहले 2 कैरेक्टर्स का F1 जनरेशन निकाला। दिस इज़ नोन एज डाईहाइब्रिड F1 जनरेशन। पहले हमने मोनोहाइब्रिड का F1 जनरेशन पढ़ा जहाँ पर 2 कैपिटल और 2 स्मॉल टी को हम लोगों ने इंटरक्रॉस किया। फिर हमने मोनोहाइब्रिड का F2 जनरेशन पढ़ा जहाँ हम लोग ने हेट्रोजाइगस लोगों को इंटरक्रॉस किया। अब हम लोग डाईहाइब्रिड का F1 पढ़ रहे हैं। डाईहाइब्रिड का F1 का मतलब होगा कि यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स यूज़ करे जाएंगे। ओके, सो द कैरेक्टर्स टेकन हियर आर राउंड। द कैपिटल इज़ फॉर राउंड, शॉर्ट इज़ फॉर wrinkled। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कैपिटल R रिप्रेजेंट्स राउंड एंड शॉर्ट R रिप्रेजेंट्स wrinkled। देन Y, येलो इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Y एंड ग्रीन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल y।
तो यहाँ पर कौन सा दो ट्रेड्स लिया गया है, यहाँ पर सीड कलर और सीड शेप का दो ट्रेड लिया गया है। सीड कलर के अंदर जैसे आपको याद होगा डोमिनेंट ट्रेड था येलो, इसीलिए उसे कैपिटल वाई से डिनोट किया गया था, और रिसेसिव ट्रेड था ग्रीन, इसीलिए उसको स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया गया है। और सीड शेप का डोमिनेंट कैरेक्टर था राउंड, इसलिए उसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया है, और उसका रिसेसिव कैरेक्टर था व्रिंकल्ड, इसीलिए उसे शॉर्ट आर से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इन दोनों का F1 जनरेशन निकाला गया है, तो दीज वर द पॉसिबिलिटीज़ जो हम लोगों को मिली है कि दोनों कैपिटल थे, एक कैपिटल था एक स्मॉल था, और दोनों स्मॉल था, यानी पॉसिबिलिटीज़ वही थे कि एक हमें कैपिटल मिलता है, दो हमें हेट्रोजाइगस मिलते हैं, और फिर एक हमें रिसेसिव मिलता है। देन नेक्स्ट वी हैड द डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस एकदम सिंपल था, वो कैसे किया गया था, तो F1 जनरेशन के ये 4 सर्कल्स आपको दिख रहे हैं प्लांट्स, ये 4 सर्कल के टाइप ऑफ प्लांट्स को लेकर वैसी ही सेम अलग अलग टाइप के सेम अलील्स के प्लांट्स के साथ उनका इंटरक्रॉस किया गया था। तो योर आर द पॉसिबल आउटकम, कुछ राउंड येलो थे, कुछ राउंड ग्रीन थे, कुछ व्रिंकल्ड येलो थे, और एक ऐसा था जो व्रिंकल्ड ग्रीन था। सो किड्स फ्रॉम द डायग्राम इलस्ट्रेशन आप इजीली बता सकते हैं कि कौन कैसा था। लाइक अगर हम लेते हैं द फर्स्ट बॉक्स, हमें पता रहेगा कि फर्स्ट बॉक्स में कैपिटल आर है, इसका मतलब कैपिटल का मतलब इट इज़ राउंड, और एक कैपिटल वाई भी है, इसका मतलब इट विल बी येलो। सो द पॉसिबल आउटकम इज राउंड येलो। देन हम आते हैं 8th बॉक्स की तरफ, सेकेंड रो का जो लास्ट बॉक्स है उसके अंदर हमने देखा कि कैपिटल आर है, मतलब इट विल बी राउंड, लेकिन दोनों ही शॉर्ट वाई है, इसका मतलब दिस वोंट बी येलो, इट विल बी ग्रीन। तो अभी हमारे पास पॉसिबिलिटी आई है राउंड ग्रीन की। देन हम आते हैं थर्ड रो के लास्ट उसके अंदर, तो हमारे पास एक भी कैपिटल आर नहीं है, तो राउंड तो नहीं रहेगा वो, लेकिन दिस विल बी व्रिंकल। और कैपिटल वाई हमारे पास एक है, तो दिस वोंट बी ग्रीन बट इट वुड बी येलो, सो योर इट इज़ व्रिंकल्ड येलो। देन लास्ट पॉसिबिलिटी हम देखेंगे, इसके अंदर पूरा ही रिसेसिव कैरेक्टर, इसके अंदर कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट नहीं है, तो हमने देखा कि यहाँ तो वो राउंड भी नहीं है, वो येलो भी नहीं है, इंस्टेड वो है व्रिंकल और वो है ग्रीन। सो दिस इज़ हाउ ही स्टडीड द डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसका फिनोटिपिक कैरेक्टर 9:3:3:1 है। अगर आपको देखना है तो आप खुद देख सकते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। आपको पता है राउंड येलो बॉल्स यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, तो ये जो डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर आपको उसका रिप्रेजेंटेशन भी दिख रहा होगा कि राउंड येलो कैसे दिख रहे हैं। सो वी विल काउंट राउंड येलो, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें 9 राउंड येलो बॉल्स दिख रहे हैं, 9 राउंड येलो पीस दिख रहे हैं, विच मीन्स इट इज़ देन रेशियो 9। हमें राउंड ग्रीन दिख रहे हैं 3, और हमें व्रिंकल्ड येलो दिख रहे हैं 3। सो दैट इज़ 9:3:3:2, और हमें व्रिंकल्ड ग्रीन से एक लास्ट बॉक्स में 1 दिख रहा है, सो दैट इज़ 9:3:3:1। अगेन योर इज़ द इलस्ट्रेशन between how the outcomes were seen. So these were the possible outcomes, ये सारे possible outcomes थे, and how did they appear to be. Next, moving on to sex determination. Now sex determination, what do you mean by this? So in human beings it is known that the father decides the sex of his child. Now how is it proved to be right? तो अभी हमारे इसमें क्या होता है कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स केस के अंदर हमारा जेंडर कौन डिसाइड करता है, हमारा जेंडर हमारे फादर से डिसाइड होता है। वो कैसे, ना लेट्स सी। ड्यूरिंग मियोसिस क्या होता है कि हमारे जो गैमीट्स होते हैं, हमारे जो सेक्स सेल्स होते हैं, मियोसिस के टाइम डिवाइड करते हैं। ऐसे केसेस के अंदर जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है उसके अंदर एक डिवीजन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फ़ीमेल है तो उसके पास 2 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम रहेंगे, वो एक रहेगा X और दूसरा भी रहेगा X, तो द सेक्स क्रोमोसोम इज़ X and X, whereas in the case of male it will be X and Y. So what happens during meiosis or during the formation of gametes is there is a split, यानी ये दोनों जो X है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो एक ओवल के पास, एक ओवम या एक स्पर्म के पास ये एक एक कैरेक्टर स्प्लिट हो जाता है। तो अगर फीमेल एग रिप्रोड्यूस कर रही होती है तो वो सारे ओवम के अंदर जो कैरेक्टर होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, वो एक्स ही होता है, क्योंकि उन दोनों के पास वो
cause वो दोनों कैरेक्टर्स जो उसके पास है, जो दोनों सेक्स क्रोमोसोम उसके पास है, they denotes the X only. Whereas in the case of male what happens is कि when the male forms sperm cells X and Y are split, तो यानी कुछ स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम X होगा और कुछ स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम Y होगा. So when female reproduces, सो व्हेन फीमेल रिलीजेस ओवम, क्या होता है कि उसका ओवम के पास तो एक्स ही रहेगा, लेकिन वो फादर पर डिपेंड करता है कि उसका कौन सा गैमीट आके वो एग को फ्यूज़ करता है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसे गैमीट ने फ्यूज़ किया है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम ही है, तो द ऑफस्प्रिंग विल बी अ गर्ल, इट विल बी अ फीमेल चाइल्ड, क्योंकि फीमेल के पास तो एक्स ही है और जो मेल गैमीट से आया है वो भी एक्स है. ये दोनों एक्स को मिलाकर द पॉसिबल आउटकम्स इज़ अ फीमेल चाइल्ड. अब अगर एक फीमेल के ओवम के अंदर एक्स है और जो मेल गैमीट है उसके पास एक वाई क्रोमोसोम है, व्हेन दे फ्यूज टुगेदर, व्हेन दे फर्टिलाइज टुगेदर, द प्रोडक्ट विल बी, द आउटकम विल रिजल्ट इनटू अ मेल चाइल्ड. This is known as sex determination, and in humans it has always been decided by the father of the child. अब तक हमने बात की थी हेरिडिटी की. नाउ विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू एवोल्यूशन. अब एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन मीन्स देयर इज़ अ ग्रेजुअल चेंजेस ओवर जनरेशन्स टू जनरेशन्स, यानी जो स्लो चेंजेस आते हैं ओवर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन्स. सो ओवर अ पास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर जो अलग अलग चेंजेस हमें दिखने लगते हैं कोई भी एक स्पीशीज़ के अंदर, हम उसे कहते हैं एवोल्यूशन. अब एवोल्यूशन दो तरीक़ों से किया जाता है, एक बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट और दूसरा बाय नेचुरल सिलेक्शन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन का केस के अंदर वी विल टेक अ स्टोरी ऑफ द moths. So what happened a few time back before industrialization, the barks of the tree were white in color, यानी जो bark of the tree थी वो white in color थी. और हमारे पास दो तरह की मॉथ थी. ओके, मॉथ जो बटरफ्लाई जैसी होती है, एक इंसेक्ट होता है. तो दो तरह की मॉथ थी, एक होती थी वाइट इन कलर और एक थी ब्लैक इन कलर. जब ट्री का ट्रंक वाइट था तब ये आराम से कैमोफ्लेज हो जाती थी, वाइट वाली मॉथ आराम से कैमोफ्लेज हो जाती थी. लेकिन जो नज़र में आ जाती थी वो थी द ब्लैक कलर्ड या द ग्रे कलर्ड मॉथ, यू कैन सी. तो व्हेनेवर प्रेडेटर या कोई भी तरह का एक बर्ड आता था तो उसे वो वाइट मॉथ तो नहीं दिखती थी क्योंकि वो कैमोफ्लेज हो जाती थी, लेकिन उससे ये ग्रे कलर की मॉथ दिख जाती थी. दैट इज़ द रीज़न द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रे मॉथ स्टार्ट टू डिक्रीज. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स व्हाट हैपन, इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक्स प्लेस. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है बहुत सारे काम वाम होने लगे, चिमनीज बिल्ड होने लगी, इंडस्ट्रीज़ आने लगी. इनके वजह से द चिमनीज लेड ऑफ टू अ लॉट ऑफ स्मोक. तो जो बहुत सारा काला धुआं निकलता था उसके वजह से जो बाग थी ट्री की वो ब्लैक या ग्रे कलर की टर्न होने लग गई थी, because of all the soot which has been formed onto it, due to which what happened was कि अब जो वाइट कलर की मौत थी वो दिखने लग गई थी ग्रे बैकग्राउंड पर, और जो ग्रे कलर की मौत थी वो अब कैमोफ्लेज होने लगी. सो नाउ व्हेन द प्रेडेटर्स केम टू हंट दे कुड easily see the white moth and they fed onto it, whereas the grey moth they survived. This was known as the natural selection, यानी nature selected the grey moths over the white one. क्यों? क्योंकि grey moth they adapted better to the surrounding. वो लोग ने अपने आप को अच्छे से predator से बचा के रखा, और क्योंकि बचा के रखा they also had a chance to expand their species and move their generation ahead by producing their offspring. दिस इज़ नोन एज नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर तुम्हें सिलेक्ट करता है. तो अभी ये वाले केस के अंदर भी आज यू सी देयर इज़ अ कमीलियन which is feeding onto the bugs. Up the few bugs can be seen because they are not camouflaged well with the leaf, whereas the green bugs, as you see, they are camouflaged well with the leaves. So nature selected the green bugs. Why? क्योंकि they escaped the predators, they adapted well to their surrounding. उन्होंने आराम से अपने आप को हाइड किया, प्रोटेक्ट किया. तो नेचर न्यू कि अगर ये स्पीशीज़ आगे बचेगी तो they will continue to carry on their species further. That is why nature selected the green ones, because they survived, they adapted better, they compete better with the other bugs. This is again a sum of version for natural selection to be studied. So you may have a look. Well, now as we are done with natural selection, we will move on to the other way by which evolution takes place. This is known as the genetic drift. अब जेनेटिक ड्रिफ्ट का बेसिकली मतलब है कि कैसे लक बाय चांस से एक स्पीशीज़ आगे बढ़ के इवॉल्व कर लेती है.
तो अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि देर इज़ अ फ्यू बीटल्स, कुछ रेड बीटल्स है, कुछ ग्रीन बीटल्स हैं. So there is a man who stamped on these beetles, due to which what happened, unfortunately the red beetles were killed and mostly the green beetles were lucky enough to survive. In this case what happened कि जब आगे generations इनकी आगे बढ़ी तो green beetles क्योंकि ज़्यादा थे इसलिए इनकी population ज़्यादा थी, whereas red beetles की population कम थी. So again the green beetles had a benefit of their survival. अब यहाँ पर नेचर का कोई रोल नहीं था, यहाँ पर दिस वॉज ऑल लक बाय चांस बिकॉज द ग्रीन बीटल्स वर लकी इनफ टू सर्वाइव द स्टैम्प मेड बाय द मैन. सो दिस इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, दैट देयर कैन बी अ सडन random act which can be lucky for a species and may not be for the other one. So the next we have an example. We have an experiment to prove genetic drift. So if you take the first jar, उसमें से हम लोग ने randomly कुछ balls को pick up करे और दूसरे jar के अंदर डाल दिया. अब जब दूसरे jar के अंदर डाला गया तो it was seen कि इसके अंदर mostly blue balls ज़्यादा डाले गए हैं और red balls कम है. दिस वॉज अगेन बाय चांस, इट वॉज अ रैंडम एक्ट. जैसे जैसे आगे आगे हम लोग ने बॉल्स ट्रांसफ़र करते गए, वी न्यू कि ब्लू बॉल्स क्योंकि ज़्यादा है तो वो अलग अलग जार्स में भी डाला जाएगा तो वो ज़्यादा ही रहेंगे, वेराज रेड बॉल्स अलग अलग जार्स के अंदर उनकी नंबर कम होते जाएगी. So this is known as the genetic drift. It is always luck by luck. The nature has no role to play in it. In a nutshell, if I had to sum up genetic drift and natural selection, this would be the summarized version of it. Please have a look. Now this theory of the natural selection and evolution, this was put forward by Charles Darwin, but there was even another person known as Jean Lamarck who gave the theory of acquired character to prove evolution as well. So evolution को prove करने के लिए दो theories थी, एक जो चार्ल्स डार्विन ने दी थी और एक लमार्क ने दी थी. नेचुरल सिलेक्शन जो हमने अब तक पढ़ा है वो थ्योरी डार्विन की थी. अब हम देखेंगे कि लमार्क का क्या कहना था इस पर. So Lamarck took the example of short and long-necked giraffe. So Lamarck, he proved his theory by putting forward the example of the giraffes. So he said, why do we see giraffes with long neck these days? And he proved a theory to support his statement. He said in the very beginning giraffe had got short neck and they used to eat leaves from short trees. Then trees started to grow taller and taller and giraffes couldn't reach the leaves, so that they had to stretch their necks to try to reach them and eat. That is, giraffes evolved from short necks to long necks throughout time. इसका मतलब पहले उनकी हाइट नहीं पहुंच रही थी लीव्स तक क्योंकि उनकी गर्दन छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे उनको भूख लगने लगी and they had to survive, they started stretching their necks and jumping over to feed onto the barks of the tree. What happened then कि eventually ऐसा कर करके there was a slight increase in their musculature of neck. तो आस्ते आस्ते कर करके उनकी neck increase होते गई और eventually जो लॉन्ग नेक जिराफ थे वो बेटर अडेप्ट कर गए, उन्होंने सर्वाइव किया तो उन्होंने आगे अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू करा और they gave birth to the long necked giraffe. He again stated that giraffe inherited long necks from short necked ancestors. तो पहले इनके पास short neck थी, फिर gradually बढ़ते इनके पास long neck आई, who continuously stretched their necks to reach for food. He also stated a few things ahead, that was the use and disuse theory and the inheritance of acquired character. Now he used these two postulates to again support his theory. Use and disuse theory में उन्होंने कहा कि एक ऐसा बॉडी पार्ट जो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है वो इवेंचुअली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और बढ़ते जाता है, लेकिन जो ऐसा ऑर्गन होता है जो हमारे पास ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है वो टाइम के साथ डिस्कार्ड हो जाता है. दूसरा उसने कहा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. दिस स्टेट्स दैट द कैरेक्टर विच इज़ एनहांस्ड और मॉडिफाइड इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. जैसे कि इन केस ऑफ जिराफ जो उनके पास लॉन्ग नेक होती है, दैट इज़ बिकॉज इट इज़ पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. ओके, सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्वायर्ड कैरेक्टर. एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब है कि यहाँ पर शॉर्ट नेक जो जिराफ थे उन्होंने ये कैरेक्टर एक्वायर किया, उनकी नेक लॉन्ग हुई और यही कैरेक्टर फिर उन्होंने अपने ऑफस्प्रिंग को पास किया. बट दिस थ्योरी वॉज प्रूव्ड रॉन्ग एज द अबव स्टेटमेंट डिडंट रियली ओबे रियलिटी. मतलब ये जो स्टेटमेंट थे वो लोग ने इतना स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं किया.
इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं यूज़ एंड डिसयूज़ थ्योरी का, आज भी हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारे अंदर कुछ खास काम नहीं करते, इन्हें हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, लेकिन फिर भी वो हमारे पास है, राइट। सो दैट इज़ द सेम थिंग, दिस प्रूव्स दैट द यूज़ एंड डिसयूज़ थ्योरी वॉज रॉन्ग, बिकॉज हमारे पास आज अपेंडिक्स है, योर पिन्ना है, विजडम टीथ है, ये सब प्रेजेंट है, लेकिन इनका कोई ज़्यादा फीचर नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, बट इट इज़ स्टिल प्रेजेंट इन अ बॉडी. Second, we have inheritance of acquired character. What do you mean by this? Like for example, if I take the example of blacksmith, if you know that blacksmith have strong musculature, he has strong biceps, built bicep because of forging and hammering of metal. अब हमको पता है कि ब्लैकस्मिथ का जो मस्कुलेचर होता है, बाइसेप्स होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उनके मसल्स बिल्डअप होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जब एक ब्लैकस्मिथ का बच्चा बॉर्न होता है उसके पास भी ऐसे स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स एंड मसल्स प्रेजेंट हो पहले से. सो दैट इज़ बिकॉज ये कैरेक्टर उसके जीन्स में नहीं है. जैसे हमने पहले पढ़ा हेरिडिटी के बारे में, हेरिडिटी के अंदर वही सारे कैरेक्टर्स पास होते हैं जो एक पेरेंट के जीन के अंदर हो. वैसी द शॉर्ट नेक जिराफ की ये जीन में नहीं था कि उनकी नेक लॉन्ग रहेगी. So that is impossible for that to be transferred from one generation to the other. That's why this theory was proved wrong, which resulted that Darwin's theory was actually right. So Darwin's theory was right कि there were both short and long necked giraffe, but only the long necked survived because they adapted better and nature selected them well. Hence Darwin was proved correct. Now we shall see what do you mean by speciation. Now speciation is nothing, लेकिन जब भी कोई एक पॉपुलेशन से एक इंडिविजुअल दूसरे पॉपुलेशन के अंदर जाता है और वहाँ जाके अडाप्ट होने लगता है, वहाँ जाके सर्वाइव करने लगता है, तो ऐसे उनके इंटरक्रॉस से अलग अलग स्पीशीज़ मिलती हैं. दिस इज़ नोन एज स्पीसिएशन, कि अलग अलग जगह जाकर एक ही टाइप का इंडिविजुअल जब अलग जगह जाता है, ड्यू टू अदर एनवायरमेंटल फीचर्स एंड अलग टाइप ऑफ वैरायटी प्रेजेंट ओवर देम, देयर इज़ अ न्यू वेरिएशन विच इज़ सीन एंड देन दस देयर इज़ गिवन राइज टू न्यू स्पीशीज़. तो नए स्पीशीज़ को फॉर्म करने को हम कहते हैं स्पीसिएशन. अब ये कैसे होता है? ये होता है कि जब भी अगर कोई स्पीशीज़ एक इंडिविजुअल इधर से होकर उधर चले जाता है, तब दिस इज सीन. सो दिस इज नोन एज जीन फ्लो. It is the exchange of genes between two population. So as you have seen this blue bird, he jumps over and goes to the pink bird. Now what happens when the blue bird flies over and moves on to the other population? So the species over there, the other birds over there, they do not recognize him, and thus to be recognized and thus to survive amongst them, he adapts like themselves. तो ऐसे करके हमें एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन तक एक नया स्पीशीज़ मिल जाता है जो न कंप्लीट ए को बिलोंग करता है न कंप्लीट बी को बिलोंग करता है, बट उन दोनों जैसा होता है थोड़ा थोड़ा, सो दैट ही कैन अडाप्ट बेटर इवन टू द पॉपुलेशन ए एंड इवन टू पॉपुलेशन बी. So when this happens, the intercross between these kind of species give rise to new species. तो जब दो ऐसे अलग अलग species interbreed करते हैं, तो तब क्या होता है, नए नए species को नए नए variations they are risen up. Now since that species who has flown away, for him to adapt well, for him to survive, for him to continue species, he must have a reproductive partner as well. Now what happens is कि when he goes from one side to another side, reproduction isolation is done because these two populations are so different that they cannot interbreed among themselves. This is known as reproductive isolation. Now because of genetic drift and natural selection, yani to adapt better and by some kind of coincidence, what will happen, this will give rise to even new type of species, even new types of population, and the two population A and B will differ largely from each other and new variations will keep coming up. This will have strong natural selection, and what will happen that the new species evolved will be so different from each other that the reproduction among these species will not be possible, even though कि there will be species like for example हमने ये blue bird की बात किया है कि ये blue bird
एकदम ये ए ग्रुप से ही निकल के बी ग्रुप में गया है, लेकिन जब वो वहाँ जाके अडेप्ट करने लगेगा और पूरा सेटल हो जाएगा और वहाँ पर रिप्रोड्यूस करेगा और नई स्पीशीज़ को फॉर्म करेगा, नया वेरिएशन दिखाई देगा, जब ये वापस अपने ग्रुप में वापस आएगा तो ये इतना चेंज हो जाएगा कि अब he will be evolved to a point that they cannot interbreed among themselves at all. This will be known as reproductive isolation, and this will also give rise to speciation. Well kids, that's it. Thank you so much for watching. Thanks for being such a patient audience. I shall meet you in the next class with evidences of evolution and human evolution as well. Till then, if you really like this video, please like, subscribe, and in case you have any kind of doubts, please ask me in the comment section. Thank you so much. Stay safe, stay home, and keep learning. Please enroll now to Evershine coaching classes for more such educative videos just for you. Thank you so much.